गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, राइट। तो इसमें हमने प्राइवेटाइजेशन कर लिया है और इसके अंदर हमने लिबरलाइजेशन कर चुके हैं। हम उसको फुल डिटेल में हमने पढ़ लिया है चैप्टर को। और इसके बाद जो थर्ड रिफॉर्म था वो था हमारा ग्लोबलाइजेशन। तो क्या होता है ये ग्लोबलाइजेशन, आज हम इस टॉपिक में रीड करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की तो हमें साथ ही साथ समझ में आता है ग्लोबलाइज्ड यानी कि ग्लोबल। ग्लोबल मीन्स पूरी दुनिया को जो कवर कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात आ रही है, यानी कि हमने किसके साथ इंटीग्रेट होने की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी को, जब किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को हम वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं कि इकोनॉमी क्या होगी, हमारी ग्लोबलाइज्ड होगी। इट इज एन आउटकम ऑफ वेरियस पॉलिसीज दैट आर एम टू ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड इंटीग्रेशन। मतलब कि जब हम बात कर रहे हैं पॉलिसीज, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज जो थी ये उसी का आउटकम है, उसी का रिजल्ट है, ठीक है। दैट आर एम एट ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड इंटीग्रेशन, जिसका इन सभी पॉलिसीज का क्या मेन मुद्दा था, क्या एम था, वो यही था कि ट्रांसफॉर्म हमने करना है, ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड इंटीग्रेशन, यानी कि वर्ल्ड के साथ जो इंटीग्रेट होना है, उनके साथ जो जुड़ना है उसको हम ट्रांसफॉर्मिंग करें, ठीक है। मीन्स क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ एक्टिविटीज। अब इसी कंसेप्ट को, ट्रांसफॉर्मिंग के कंसेप्ट को हम डीपली पढ़ते हैं। नीचे लाइंस में हमने मीन्स लिखा है, क्या मतलब हुआ इन सब का। क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है हर एक इकोनॉमी के अंदर। तो अब इकोनॉमी के अंदर जो एक्टिविटीज है उनको हमें नेटवर्किंग करना है, मतलब जोड़ना है, किसके साथ, हमने पूरी दुनिया के साथ उसको जोड़ना है। सो एबोलिश द बाउंड्रीज ऑफ, ताकि वो बाउंड्री सब खत्म हो जाए। कैसी बाउंड्री, जो एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ सोशल बाउंड्री थी, इकोनॉमिकली बाउंड्री थी वहां पे, या ज्योग्राफिकली बाउंड्रीज थी, वो सब खत्म हो जाए। इस तरीके से हमने इंटीग्रेट कर देना है, नेटवर्किंग कर देनी है काम की, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी से तीसरी कंट्री के साथ काम का सिस्टम जो है वो चला देना है। इट इज टर्निंग द वर्ल्ड इनटू वन होल एंड द क्रिएटिंग ए बॉर्डरलेस वर्ल्ड। तो इस तरह से करने से क्या हो जाता है, हमारा जो नेशन है टर्न कर जाता है वर्ल्ड के अंदर, यानी कि वर्ल्ड इन वन होल, यानी कि एक ही यूनिट है, राइट। तो हमारी पूरी दुनिया क्या है, एक यूनिट है, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि बॉर्डरलेस वर्ल्ड है, यानी कि कोई भी बॉर्डर ही नहीं है किसी भी जगह के ऊपर। तो पूरी दुनिया क्या है, एक ही पार्ट है, एक ही यूनिट है। दैट इज द ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो ग्लोबलाइजेशन के हमारा जो देखने को मिलेगा, हमारी इकोनॉमी ग्लोबलाइज्ड कैसे हुई। तो एक तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हमारी कंट्री के जो ट्रेड है वो इंटरनेशनल लेवल तक गया, या बाकी कंट्रीज का दूसरे कंट्री के साथ इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो पॉसिबल हो पाया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। एक हमने आउटसोर्सिंग का बहुत ट्रेंड है, तो आउटसोर्सिंग की वजह से भी हम ग्लोबलाइज्ड हुए। तो इन कंसेप्ट्स को हम डीपली स्टडी करते हैं। व्हाट्स द मीन ऑफ आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इस प्रीवियस जो हमारा सीबीएसई एग्जाम हुआ था इकोनॉमिक्स का, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि हमारा इंडिया का जो मेन डेस्टिनेशन है आउटसोर्सिंग का, तो क्या क्या हम आउटसोर्सिंग के तौर पे हमारा जाता है बाहर, क्या सर्विस जाती है, राइट। तो पहले हम पढ़ते हैं आउटसोर्सिंग जो है मेन डेफिनेशन हमारी क्या है। इन आउटसोर्सिंग अ कंपनी हायर्स रेगुलर सर्विस फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज। आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि जब कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री से कोई सर्विस लेती है, राइट। अ कंपनी हायर रेगुलर सर्विस, वो लगातार वहां से सर्विस ले रही हैं, कहां से, इंटरनल सोर्स से नहीं, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। अगर कोई कंपनी एक्सटर्नल सोर्स से कोई बेनिफिट्स ले रही है सर्विस के, तो उसको क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग। दैट इज द पार्ट ऑफ आउटसोर्सिंग। तो ये एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है, मोस्टली फ्रॉम द अदर कंट्री, दूसरी कंट्री से हम क्या लेते हैं, फैसिलिटीज लेते हैं, किस चीज की, सर्विसेज की, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, आउटसोर्सिंग। तो यहाँ पे कौन कौन सी आउटसोर्सिंग हो सकती हैं जो हम किसी दूसरी कंट्री को देते हैं सर्विसेज। तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि लाइक इन लीगल एडवाइजेज हम देते हैं, ठीक है। किसी सर्विस के तौर पे दूसरी कंट्री वाले अगर लेते हैं तो कोई ऐसी सर्विस,
कंप्यूटर की सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं उनको, जैसे हम बोलते हैं कंप्यूटर सर्विसेज। एडवर्टीजमेंट की सर्विस हम दे सकते हैं एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री को, ये भी एक आउटसोर्सिंग का एक हिस्सा है। सिक्योरिटी भी हम दी जा सकती है एक कंट्री के द्वारा एज ए एक्सटर्नल सर्विस के तौर पे दूसरी कंट्री को। तो ये सब क्या है, इज अ पार्ट ऑफ द आउटसोर्सिंग, राइट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आउटसोर्सिंग, तो ये क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये क्या है, एक्चुअल में एक इकोनॉमिकली एक्टिविटी है। आउटसोर्सिंग हैज इंटेंसिफाइड इन रिसेंट ईयर, राइट। तो ये जो आउटसोर्सिंग का ट्रेंड है दैट इज इंटेंसिफाइड, बड़ी स्पीड के साथ फास्टली मूव कर रहा है हमारे इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। इन रिसेंट पास मतलब कुछ सालों से ही ये ज्यादा ही बाहर निकल के आया है इसका कंसेप्ट दुनिया में, राइट। तो ये हुआ क्या, ये इसके रीजंस क्या थे, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। यस, क्योंकि हमें पता है कि कम्युनिकेशन बड़ी स्पीड से आगे जा रहा है। कम्युनिकेशन का लिंक अगर हम करें तो किसके साथ कर सकते हैं, हम इसका लिंक जोड़ सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इंफॉर्मेशन आईटी एरिया इतना लार्ज हो चुका है कि उसकी वजह से सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, एक्सटर्नल सर्विसेज जिसको बोलते हैं, वो किसी दूसरी कंट्री के द्वारा हम लेते हैं, वो प्रोवाइड हो जाती हैं इजीली। तो जैसे कि हम वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेसेस हम करते हैं, जैसे कि बिजनेस प्रोसेसेस क्या होता है बेटे, बीओपी बोलते हैं जिसको, बीपीओ बोलते हैं। यानी कि ये क्या है, एक बिजनेस प्रोसेस है, ठीक है। ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है जिसको हम कॉल सेंटर्स भी कहते हैं, राइट। तो कॉल सेंटर्स क्या है, ये हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, क्या, आउटसोर्सिंग की, यानी कि एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू जो है वो मिलती है, ठीक है। इसके अलावा क्या सिर्फ कॉल सेंटर की ही हमें सर्विसेज मिलती है, नहीं, बहुत सारे ऐसे सर्विसेज है जिसको हम पार्ट गिनते हैं। अब आपको क्वेश्चन आ जाए कि वाई इंडिया बिकम ए डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग, तो इंडिया को क्यों डेस्टिनेशन माना जाता है, ऐसी क्या मतलब हमारे यहाँ से सर्विस जाती है बाहर की कंट्रीज को जिसकी वजह से डेस्टिनेशन बन गया है। तो जैसे कि एक कॉल सेंटर की सर्विसेज बाहर की कंट्री को मिलती है। इसके अलावा जैसे बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है इंडिया बाहर की कंट्रीज को, राइट, एज ए आउटसोर्सिंग। इसके अलावा म्यूजिक रिकॉर्डिंग, यस, म्यूजिक रिकॉर्डिंग के अलावा बुक ट्रांसक्रिप्शन होता है बेटे कि अगर हम बुक को प्रिंट करवाते हैं, राइट, तो बुक प्रिंटिंग का अगर करवाना हो बाहर की कंट्री को तो इंडिया से वो आउटसोर्सिंग सर्विस ले सकता है। क्लिनिकल एडवाइस, ठीक है, और या फिर इसके अलावा फिल्म एडिटिंग करना, फिल्म एडिटिंग, ये सारे पॉइंट मैं आपको इसलिए लिख के दिखा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया था हमारा लास्ट ईयर कि कौन कौन से डेस्टिनेशन है, तो आप इनमें से कोई भी 2 या 3 को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा था टीचिंग, तो ये सारे पॉइंट जो था इसकी वजह से हमारा मेन डेस्टिनेशन बन गया था इंडिया, क्योंकि यहाँ से आउटसोर्सिंग सर्विस इंडिया से बाहर की कंट्रीज को जाती हैं, राइट। तो ये क्या है कि बाहर की कंट्रीज को हम ये सारा कुछ भेजते हैं। तो ये पॉसिबल कैसे हो सका, हमारा इंडिया इतना ज्यादा सर्विसेज जो है बाहर की कंट्री को कैसे पॉसिबल कैसे हुआ, थ्रू इंटरनेट, यानी कि आईटी सर्विस की वजह से। ये आईटी यानी कि अब इंटरनेशनल टेलीकॉम कम्युनिकेशन हमारा इतना ज्यादा लिंक्ड हो गया है बाहर की कंट्री के साथ कि हम इजिली क्या कर सकते हैं, डेटा को, इन सारी सर्विसेज को बाहर भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इंटरनेट के थ्रू पहले टेक्स्ट बनाया जाता है, फिर वॉइस रिकॉर्ड की जाती है, विजुअलाइज किया जाता है। तो विजुअल डेटा को हम क्या करते हैं, इन सबको हम वो कर देते हैं डिजिटलाइज, क्या कर देते हैं बेटे, डिजिटलाइज करके फिर उसको हम ट्रांसफॉर्मेटेड करते हैं, कहाँ पे, दूसरी कंट्री के अंदर क्या किया जाता है, ट्रांसमिटेड किया जाता है टू अदर कंट्रीज। ये सब क्या कैसे पॉसिबल हुआ, सिर्फ हमारे आईटी सिस्टम की वजह से। तो यहाँ पे क्या किया, ट्रांसमिटेड कर दिया अदर कंट्री के साथ इन रियल टाइम। इन रियल टाइम का मतलब होता है बेटे उसी टाइम, जैसे कोई भी सर्विस जिस टाइम दी जा रही है ना, तो उसका इम्पैक्ट साथ साथ ही आपको बाहर की कंट्री में सर्विस वो मिल जाती है उसी टाइम, रियल टाइम पे, ठीक है, उसी टाइम वो चीज बाहर की कंट्री में पहुंच जाती है।
तो इसका बेनिफिट जैसे कि हम एमएनसी से लेके चलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज। तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या है, आर आउटसोर्सिंग देयर सर्विसेज। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, अपनी सर्विसेज लेती हैं आउटसोर्सिंग के लिए, सर्विसेज टू इंडिया से। और यहाँ पे टू इंडिया का मतलब ये नहीं कि इंडिया को मिलती है, यहाँ पे मतलब ये है कि आउटसोर्सिंग देयर सर्विस टू इंडिया, कि आउटसोर्सिंग का जो पार्ट है सर्विसेज का वो कहाँ से लिया जाता है, इंडिया से। क्यों लिया जाता है इंडिया से, इतना डेस्टिनेशन हम क्यों मानते हैं इंडिया को, क्योंकि इसका रीजन है, रीजन बिहाइंड इट क्या, एक तो ये चीपर रेट की कॉस्ट के ऊपर मिल जाता है। जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज को अगर सर्विस चाहिए तो इंडिया को प्रेफरेंस देते हैं कि इंडिया से लेती हैं, एक तो चीपर कॉस्ट के ऊपर ये सर्विसेज उनको मिलती हैं, क्वालिटी भी अच्छी होती है, स्किल्स यहाँ पे अच्छा मिलता है, मैनेजरियल स्किल मिलती है, यहाँ पे उनको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, यानी कि काम करने की, क्योंकि स्किल्स अच्छी हैं इंडिया में और एक्यूरेसी ज्यादा है यहाँ की सर्विसेज की, राइट। तो द लो वेज रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर इन इंडिया हैव मेड इट डेस्टिनेशन ऑफ द ग्लोबल आउटसोर्सिंग। अब हम बार बार वही चीज कर रहे थे कि ये मेन डेस्टिनेशन कैसे बना, सिर्फ यहाँ पे लो वेज रेट है, आसानी से मिल जाती हैं क्योंकि लोगों को काम की कमी है, लोग काम करना ढूंढते हैं, तो इन सब चीजों से क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है इंडिया के अंदर। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड, जो लोगों की स्किल्स है उनको परखा जाता है, सर्विसेज अच्छी होती है, हमारे यहाँ की स्किल्ड काफी अच्छी है, और इसी वजह से क्या होता है कि हमारा इंडिया को एक डेस्टिनेशन माना गया है ग्लोबल आउटसोर्सिंग का, यानी कि इंडिया अब क्या बन गया, एक हब बन गया है, ठीक है, किस चीज का, आउटसोर्सिंग का, राइट। तो ये था कंसेप्ट हमारा पहला, आउटसोर्सिंग जो ग्लोबलाइज करता है हमें बाकी कंट्री के साथ। सेकेंड है बेटे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसको हम इन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, WTO। तो WTO क्या है, ये भी ग्लोबलाइज्ड करने का ये भी हमारा एक मेन ऑर्गेनाइजेशन था, जिसकी वजह से इकोनॉमी क्या होगी, ग्लोबलाइज्ड होगी। तो यहाँ पे इसको पहले हम गेट कहते थे, GATT, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन पहले गेट के नाम से जाना जाता था। गेट जो था इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में, जिसका फुल नेम क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड एंड टैरिफ, राइट, इसका नेम आपको याद करना है। तो गेट यानी कि इस ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 23 कंट्रीज इसके मेंबर बने थे। तो इन 23 कंट्री के मेंबरशिप का मतलब कि 23 कंट्री के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड होता था। तो WTO कब इस्टेब्लिश हुआ, 1995 में, ठीक है, जिसको हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो इसके मेंबर्स कंट्री कितनी थी, 164, राइट। तो ये जो हम बात कर रहे हैं गेट की, ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये क्या काम करता था, इसका मेन था कि एडमिनिस्ट्रेट ऑल द मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द कंट्रीज इन इंटरनेशनल मार्केट फॉर ट्रेडिंग पर्पस, राइट। तो मतलब कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या था कि इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन रखा हुआ था इसने बना के, ताकि वो मल्टीलेटरल ट्रेड हो सके बिटवीन द कंट्रीज, उनके बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट सेट होता था कि जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज पे करता था, दिखाता था किसको, सभी कंट्री को समान, मतलब इक्वल, यानी कि बिल्कुल समान उनको क्या मिलता है, अपॉर्चुनिटीज मिलती है ट्रेड को लेके, ट्रेडिंग पर्पस को लेके, राइट। तो इसके अलावा जब गेट को WTO में कन्वर्ट कर दिया गया तो उसके क्या अपने रूल्स थे, एम थे। तो WTO को इस्टेब्लिश किया गया अपने कुछ एम्स को लेके, क्योंकि उसने कुछ पूरे करने थे रूल्स। तो पहला क्या था, नेशन कैनॉट प्लेस आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड। आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है मन मर्जी की जो अपनी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं नेशंस। तो अब WTO का मतलब ये था कि कोई भी कंट्री जो है वो अपनी मन मर्जी से, यानी कि आर्बिट्रेरी, खुद से रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं प्लेस करेंगे, नहीं लगाएंगे कि हमारी कंट्री जो है वो बाहर माल नहीं भेजेगी, या इस पर टैक्स जो है वो इतना हम चार्ज करेंगे, बाहर से आने वाली कंट्री इंपोर्ट के ऊपर इतना। तो ऐसा कोई भी कंट्री ने अब खुद के बेस के ऊपर फाइनलाइज नहीं करना है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती। तो WTO का ये एम था ओपन होने का। सेकेंड क्या है इसका पर्पस, इट्स सेकेंड पर्पस इज ऑल्सो टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड द ट्रेड ऑफ सर्विस। और दूसरा ये था कि WTO के जब स्टार्टिंग हुआ तो इसका था कि प्रोडक्शन को एनलार्ज करना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, और किसके व्यापार को चलाना है ज्यादा, सर्विसेज की, ताकि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ क्या कर सके, सर्विस, गुड्स तो वो पहुंचाती है, साथ में सर्विसेज को भी आगे बढ़ाया जा सके वर्ल्ड टू वर्ल्ड, ठीक है। तो नेशन टू नेशन।
यहाँ पे है थर्ड इसका बेनिफिट। WTO का बेनिफिट ये भी था टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। यस, दुनिया के जो रिसोर्सेज हैं, अलग अलग नेशन के पास जो भी रिसोर्सेज है उसका सही तरीके से यूज हो चाहिए, ठीक है, एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, और अपने एनवायरमेंट को वो क्या कर सके, सेव कर सके। और नेक्स्ट क्या था WTO का, ट्रेड फैसिलिटेट टू बायलेटरल एंड द मल्टीलेटरल्स। बायलेटरल्स और मल्टीलेटरल के बीच में कई बार डिफरेंस पूछा जाता है, इसका मतलब क्या है। बायलेटरल मतलब अगर दो नेशन के बीच में ट्रेड हो रहा है तो दैट इज द बायलेटरल्स। अगर नंबर ऑफ कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है, बहुत सारी कंट्रीज के बीच, दो से ज्यादा कंट्री के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है तो वो क्या बन जाता है, मल्टीलेटरल ट्रेड, ठीक है। तो ट्रेड फैसिलिटेट टू द बायलेटरल एंड द मल्टीलेटरल थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो टैरिफ जो था बैरियर वो भी खत्म कर दिया गया WTO के थ्रू, और सेकेंडली क्या था, नॉन टैरिफ बैरियर को भी रिमूव कर दिया गया, ताकि फैसिलिटेट अच्छे से जो है वो मल्टीलेटरल जो है वो ट्रेड किया जा सके, और या बायलेटरल ट्रेड किया जा सके कंट्री टू कंट्री, राइट। तो टैरिफ ट्रेड क्या था कि पहले एक टैक्स जो था वो आपको हमने लास्ट लेक्चर में किया था हमने, कि एक टैक्स जो था वो इम्पोज किया जाता था कि जब भी हमने इंपोर्ट कराना है बाहर की कंट्री से तो उसके ऊपर हैवी टैक्स जो है चार्ज किया जाता था। तो इसका मतलब क्या था कि बाहर से आने वाली चीज क्या जाती थी, बड़ी कॉस्टली, राइट। और नॉन टैरिफ क्या था कि बाहर से जो इंपोर्ट करवा रहे थे, हमारा इंडिया ने ये किया था कि जो इंपोर्ट करवाया जाता था उसका कोटा फिक्स कर दिया था उन्होंने, ताकि इससे ज्यादा जो है कंट्री हमारी इंपोर्ट ही ना करवा पाए बाहर से। तो अब दोनों ही चीजें वो खत्म कर दी, ठीक है, WTO ने, टू प्रोवाइड ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू ऑल मेंबर्स कंट्री। तो जितने भी मेंबर्स बने हुए हैं WTO की, तो उनको क्या करना है, एक ग्रेट मार्केट मिल जाएगी, बड़ा एक सर्कल मिल जाएगा मार्केट का, और हर एक के पहुंच में हो जाएगा, एक बड़ी मार्केट जो है वो क्रिएट हो जाएगी सभी कंट्रीज के लिए, कहीं से भी कुछ भी माल जो है वो इंपोर्ट करवा सकते हैं, एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, राइट। सो ये थे इसके WTO के मेन रूल्स, यानी कि उसके एम्स, कि क्यों उसने ये स्टार्टिंग किया, एस्टेब्लिश हुआ ये WTO, ताकि इन सभी को हम क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें। तो ये एक्चुअल में रियलिटी में फुलफिल हुई। यहाँ पे जो इंडिया है इसको क्या बोला जाता है, इसको फोर्थ फ्रंट बोला जाता है, किस काम के लिए, फोर फ्रंट ऑफ फेयर ग्लोबल रूल, फेयर ग्लोबल रूल्स, यानी कि एम्स, जो कि ग्लोबल के एम्स हैं उसको सही तरीके से चलाने के लिए इसको फोर फ्रंट बोला जाता है, यानी कि आगे आता है हमारा इंडिया इन कामों में। तो जो भी रूल्स हैं WTO के उसकी प्रॉपर तरीके से फुलफिल यही करता है। इवन कि जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज है ना, तो ये खाली डेवलप्ड कंट्री को ही फोर फ्रंट नहीं करता, उनके बेनिफिट्स को ही नहीं देखता, यानी कि उनके लिए जरूरत पूरी नहीं करता, बल्कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी जरूरतों को भी ध्यान में रखता है इंडिया, ठीक है, यानी कि उनके लिए भी एक सेफ गार्ड का काम करता है, राइट। तो खाली डेवलप्ड कंट्री को ही सपोर्ट नहीं करता, बल्कि डेवलपिंग कंट्री को भी सपोर्ट करता है, उनका सेफ गार्ड बन के रहता है। तो इंडिया के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो इंडिया ने एक कमिटमेंट किया था, आपको थोड़ा ध्यान में होगा कि जब इंडिया को लोन लेना पड़ा था किससे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, तो एक कमिटमेंट मांगा था वर्ल्ड ट्रेड ने, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कमिटमेंट मांगा था, तो उस कमिटमेंट को भी इंडिया ने फुलफिल किया। यस, वो कमिटमेंट आपको याद होगा कि क्या कमिटमेंट था, ये कमिटमेंट था WTO ने ये बोला था कि आपको लिबरलाइज होना है इकोनॉमी के अंदर, यानी कि लिबरलाइज करने के लिए बोला, और इंडिया ने लिबरलाइज किया। इंडिया जो है वो लिबरलाइजेशन के अंदर आया, कैसे, उसने एक तो रिमूव कर दिया क्वांटिटी वाइज जो रिस्ट्रिक्शन थी कि इतना कोटा है वो बाहर से मंगवाना नहीं है, तो उसको भी उसने खत्म कर दिया। सेकेंडली जो इंपोर्ट था उसके ऊपर टैरिफ टैक्स लगता था, तो उस टैरिफ टैक्स को भी उसने क्या किया, कम कर दिया, इनकी खत्म कर दिया, राइट। तो इन अब फ्रीडम था कि कितना इंपोर्ट बाहर से मंगवाना है तो इसलिए मंगवा सकते हैं, और किसी भी कंट्री से जितना इंपोर्ट और जितना क्वांटिटी का मंगाना है, तो दोनों ही चीजें उसने खत्म कर दी, तो लिबरलाइज कर दिया पूरे प्राइवेट सेक्टर को, पूरी इकोनॉमी को। तो इसी वजह से WTO ने यह कमिटमेंट किया था, और इसका कमिटमेंट उसने पूरा भी किया WTO का, ठीक है। कुछ यहाँ पे अब बात खत्म हुई WTO की, लेकिन कुछ जो स्कॉलर्स हैं उनका अपना कुछ मानना है। उनका क्या मानना है, वो ये सोचते हैं कि इट इज रियली बेनिफिट फॉर द इंडिया,
कि जो ग्लोबलाइज्ड हुई है हमारी इकॉनमी, तो ये ग्लोबलाइजेशन जो है क्या रियलिटी में बेनिफिशियल है इंडिया के लिए। तो इसके ऊपर भी काफी चर्चा होती रही कि यहाँ पे एक तो ये था कि जो WTO है उसका जो मेन बेनिफिट है इंटरनेशनल ट्रेड का जो मेन बेनिफिट है वो सिर्फ डेवलप्ड कंट्री को ही मिलता है, राइट। डेवलप्ड नेशंस को ही ज्यादा मिलता है। एक तो ये यहाँ पे पॉइंट था। यहाँ पे हम इसका बैड इम्पैक्ट भी कह सकते हैं। किसका? ये इसके बैड इम्पैक्ट हो सकते हैं ग्लोबलाइज्ड मार्केट के। एक तो ये इसको बेनिफिट किसको मिलता है? सिर्फ डेवलप्ड नेशंस को मिलता है। सेकेंडली क्या है, ये जो डेवलप्ड नेशंस है बेटे, ये अपनी कंट्री के जो फार्मर्स हैं उनको बहुत ज्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं, सब्सिडीज देते हैं, और ये भी उनके लिए बेनिफिशियल होता है बजाय अदर कंट्रीज के। कैसे? फॉर एग्जांपल कि जैसे फार्मर्स की जब उन्होंने प्रोडक्शन करी तो उस प्रोडक्शन से उनका 10,000 का खर्चा आया, राइट। लेकिन उस 10,000 में से 8,000 तो है गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडीज प्रोवाइड कर दी, तो एक्चुअल खर्चा उनका कितना हुआ? ओनली 2,000 रुपीज। दिस कॉस्ट इज वेरी लो टू प्रोड्यूस द क्रॉप्स इन देयर फील्ड। तो फार्मर्स को ज्यादा खर्चा नहीं पे करना पड़ा। और यही चीज अगर हम डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं तो उनके लिए, फार्मर्स के लिए वही खर्चा बहुत लार्ज खर्चा है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी हो गई ना फार्मर्स की, यानी कि अपने इकोनॉमी के पर्सन्स को उन्होंने सेव कर लिया। तो ये डेवलपिंग कंट्री के लिए फिर से बेनिफिशियल हो गया, राइट। तो एक और क्या था कि जब हम कह सकते हैं नंबर 3 पे कि जो डेवलपिंग कंट्री है वो ऐसा फील करने लगी कि उनके साथ चीटिंग हो रही है। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है, चाहे हम इंडिया की ही बात कर लें, तो उनको ये लगता था कि ये उनके साथ चीट किया जा रहा है, ठीक है। तो उनको चीट कैसे हो रहे थे वो, हम डेवलपिंग कंट्री को सबको ये बोला जाता था कि वो ओपनली जो है अपनी मार्केट्स को ओपन कर दें। किसके लिए? ओपन कर दें देयर मार्केट, ताकि जो बाहर से जो भी सामान आए वो इंडिया के अंदर, जैसे इंडिया को डेवलपिंग कंट्री लेते हैं ना, तो इंडिया के अंदर आके बेचा जा सके। उन्होंने बोला कि अपनी मार्केट को खुला कर दो, यानी कि कोई भी देश यहाँ पे आके जो है अपना सामान बेच सकता है, राइट। तो यहाँ पे तो चीटिंग होगी ना, बाहर से आने वाला सामान तो यहाँ पे बिकने के लिए ओपन कर दिया मार्केट को। लेकिन इंडिया का जो प्रोडक्शन है, इंडियन गुड्स, उसके लिए, इंडियन गुड्स के लिए यहाँ पे बाहर के लिए, मार्केट के लिए कोई मतलब वो सोर्स नहीं है कि वो बाहर की मार्केट में उसको बेच सके। बट आर नॉट अलाउड एक्सेस द मार्केट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। और यही चीज जो था डेवलप्ड कंट्री के लिए वहां पे बेचना मुश्किल था। अब डेवलप्ड कंट्री में हम क्यों नहीं बेच सकते थे? अब ऐसे तो ग्लोबलाइज होगी ना इकोनॉमी, तो यहाँ पे क्या रीजन था कि हमारा इंडियन प्रोडक्ट जो है बाहर नहीं जा सकता। बाहर वाले तो यहाँ पे आके बेच सकते हैं, लेकिन इंडियन गुड्स बाहर जाके डेवलप्ड कंट्री में क्यों नहीं बेच सकते? उसका क्या रीजन है? क्योंकि हमें अभी पढ़ा था कि यहाँ पे अपने फार्मर्स को वो क्या देते हैं? सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं। इसको हम बोल सकते हैं इम्पोर्ट, इसको हम बोल सकते हैं कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये जो कंसेप्ट हमने किया है इसको बोलते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि ट्रेड का सिस्टम जो है वो फेयर नहीं था। जैसे अब यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको सिर्फ कितने का खर्चा मिला? 2,000 का। तो इट मीन्स इनकी चीजें तो सस्ती होगी ना। तो डेवलप्ड कंट्री जो है वो अपनी कंट्री का माल ही खरीदेंगे ना, इंडिया से जो आने वाला माल है उसको क्यों परचेज किया जाएगा? तो नेचुरली है कि इंडिया से एक्सपोर्ट कम मांगेंगे वो, तो इंडिया एक्सपोर्ट कम करेगा। तो ये बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो कि इंडिया को थोड़ा सा बाउंड करते हैं अपनी कंट्री में सामान बेचने के लिए, राइट। तो इसके साथ हमारा WTO और हमारा आउटसोर्सिंग दोनों कंसेप्ट के साथ ग्लोबलाइज का पार्ट खत्म हुआ। और अब जस्ट हम देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स या फिर बैड इम्पैक्ट क्या पड़े। सो ग्लोबलाइजेशन के गुड इम्पैक्ट क्या रहे या फिर बेनिफिट्स क्या रहे ग्लोबलाइजेशन के? एक तो प्रमोट्स इनफ्लो ऑफ FDI। ये बेनिफिट रहा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो थे वो इनफ्लो हो गए, यानी पॉसिबल हो सका कि इंडिया के अंदर जो बाहर के लोग हैं वो इंडिया में आके क्या कर सकते हैं? अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। एक ये बेनिफिट रहा। सेकेंडली, ग्रेटर एक्सेस टू द इम्प्रूव नॉलेज एंड द टेक्नोलॉजी। अब हमें पता है कि हमारे यहाँ की सर्विसेज जो है उनको मेन डेस्टिनेशन चूज किया जाता है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक ग्रेटर इंप्रूवमेंट नजर आई यहाँ के पर्सन्स की नॉलेज में, स्किल में, हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर, तो वो चेंज आया, राइट। ये बेनिफिट इंडिया को मिला। नेक्स्ट था ग्रेटर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बिफोर द डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसके साथ साथ
एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज को, क्योंकि बाहर की कंट्री के साथ जब हमारा एक्सपोर्ट होता है तो एक्सपोर्ट की पहले ऑप्शंस कम थी, अब क्या हो गई, आउटसोर्सेज के थ्रू क्या मिलने लगी, कुछ सर्विसेज मिलने लगी। ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन नेशंस, अब अच्छे से गुड्स का और सर्विसेज का क्या होने लग गया, लेन देन होने लग गया नेशंस के बीच में, ठीक है। एनहेंसमेंट ऑफ द कंज्यूमर चॉइस, अब ये भी पॉसिबल हो सका नेशन के अंदर कि कंज्यूमर अपनी मर्जी से चीजें जो है वो परचेज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब बहुत इजीली पॉसिबल हो सका ट्रेड के थ्रू, इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू, बाहर से आने वाली चीज को परचेज करना चाहे तो वो ले सकते हैं, अपनी डोमेस्टिक गुड्स को लेना चाहे तो वो परचेज कर सकते हैं। अब ये कंज्यूमर की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ग्रेटर स्कोप ऑफ इनोवेशन इन आ कॉम्पिटिशन एनवायरमेंट, तो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्या था, अब हमें पता है कि हम बाहर की मार्केट के साथ compete कर रहे हैं, राइट। तो हमारा स्कोप ऑफ इनोवेशन बढ़ गया, हमें नई टेक्नोलॉजी चाहिए और अच्छा करने के लिए, तो इसमें हमें ग्रेटर इंपॉर्टेंस जो था हमें नजर आया अपने आप में। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज हम अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे अब उनको भी क्या करने लगे, एफिशिएंटली तरीके से यूज करने लगे। दीज आर सम गुड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट आता है बैड इम्पैक्ट क्या रहे, यस कुछ बैड इम्पैक्ट भी रहे ग्लोबलाइजेशन के। तो पहला था मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अकर्स अमंग द डेवलप्ड नेशंस, ये अभी हमने रीड किया है कि ज्यादातर बेनिफिट जो था ग्लोबलाइज होने का इकोनॉमी के वो किसको मिलता था, ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज को ही मिल पाता था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज डिग्रेडेड, अब हमें पता है कि क्वालिटी जो थी लोगों की एम्प्लॉयमेंट की वो भी यहाँ पे कम होने लगी। क्यों कम होने लगी? क्योंकि इंडिया को लो वेज रेट के ऊपर ही बाहर की कंट्री के लिए सर्विसेज पे करने पड़ रहे थे, ठीक है, चाहे वो टीचिंग सर्विसेज है, हमने रीड किया था कि अदरवाइज क्या था, म्यूजिक कंपोज करना, कुछ और अदर पॉइंट्स हमने रीड किए थे, तो वो सब क्या थे, वो बाहर की कंट्री को हम सर्विस दे रहे थे लेकिन लो वेज रेट के ऊपर, तो इससे उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है कि क्वालिटी जो है वो गिर जाती है। अनइवन कंपटीशन, यस, तो जो कंपटीशन है वो इक्वल नहीं है, सभी नेशंस के बीच में सेम नहीं है, अलग अलग तरह का कंपटीशन है अकॉर्डिंग टू द डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अभी हमने जो किया है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस था कि एक कंट्री अपनी कंट्री के लोगों के लिए उनके बेनिफिट के लिए उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होता है कि ट्रेड जो है वो अनफेयर हो जाता है, ठीक है, प्रॉपर, क्योंकि एक कंट्री जो है सब्सिडीज प्रोवाइड नहीं कर सकती, एक कंट्री कॉन्टिन्यूसली अपनी प्रोवाइड कर रही है सब्सिडीज, तो इससे क्या हुआ, उनके बेनिफिट के लिए अपनी कंट्री को वो क्या कर रहे हैं, ट्रेड पॉसिबल कर रहे हैं उनके लिए, तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो गया। और नेक्स्ट में आता है सेंडिंग इन एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू डेवलपिंग नेशंस। तो अगर हम बात करें कि हम डेवलप्ड कंट्री को एक अच्छी सर्विसेज देते हैं, अगर डेवलप्ड कंट्री को हमारी डेवलपिंग कंट्री को कुछ देना हो तो वहां से जो टेक्नोलॉजी आती है दिस वाज नॉट परफेक्ट, यानी कि इन एप्रोप्रिएट सर्विसेज या टेक्नोलॉजी इस तरह से डेवलपिंग कंट्री को प्रोवाइड कर दी जाती है, सेंड कर दी जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं ग्लोबलाइज होने के इकोनॉमी के। तो बेटे आज के लिए हम इतना ही टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसको अच्छे से रिवाइज करना। ओके बेटे।